हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पहले हमने क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। इससे इस वीडियो में जो है हमने बात करी है कि रासायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, रासायन विज्ञान के जनक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, रासायन विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बात की है। इस वीडियो में जो की है, हम अब चैप्टर के बारे में चलते हैं, ठीक है, जो है ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पार्ट वाइज आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, हमने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। इसका वर्गीकरण हमने पढ़ा था, द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण था वो दो तरीके से था। पहला तरीका क्या था, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। कौन सा था, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। इसके बाद दूसरा क्या था, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। हमने दो प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा था, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया और उनके लक्षण बताए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर से जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण किस तरीके से होता है, ठीक है, और भौतिक वर्गीकरण के अंदर क्या हमको पढ़ना है, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। देखिए, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण, अब द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है। पहला इसमें लिया गया है ठोस, क्या है पहला, ठोस, ठीक है, ठोस। दूसरा है द्रव और तीसरा क्या है, गैस। द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण है वो तीन चीजों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हमें कौन सी अवस्था पढ़नी है, ठोस अवस्था के बारे में और इसके गुण के बारे में, फिर द्रव अवस्था और उसके गुण के बारे में, फिर गैस अवस्था और उसके गुण के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे कि द्रव का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला आता है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था आती है, ठोस अवस्था। अब समझते हैं ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है। उससे पहले हम आकार के बारे में समझ लेते हैं। आकार क्या होता है, आकार का मतलब बनावट, किसी चीज के आकार का मतलब है कि बनावट। मान लीजिए मैं कहूं ये डस्टर है, इसका आकार कैसा है, तो इसकी बनावट हमको देखनी है कि किस प्रकार से ये बनी है, वही उसका आकार है। जैसे हम है मनुष्य के शरीर की बनावट कैसी है, तो उसकी आकार की देख लेते हैं, वही उसकी आकार हो जाता है, ठीक है, वही इसकी बनावट है। आकार के बारे बाद हम देखेंगे थोड़ा सा आयतन के बारे में। किसके बारे में, आयतन, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है ठोस, द्रव, गैस और तीनों में हमको पढ़नी है, ठीक है। तो आकार हो गया, अब दूसरा है आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड क्या हो रहा है, इतना स्थान घेर रहा है, ठीक है, इतना स्थान दीवार पर घेर रहा है। तो ये जो दीवार पर जितना स्थान घेर रहा है ये व्हाइट बोर्ड, वही उसका क्या है, आयतन। जैसे मैं कह दूं इस टेस्टर का कुछ आयतन है, कैसे, इस टेक्सचर की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये मोटाई है, या कह सकते हो एक तरीके से ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर क्या करेगी ये टेक्सचर, जहां भी हम रख देंगे वो स्थान उतना घेरेगा। जैसे मैंने यहाँ इस टेक्सचर को वायु में ऐसे रखा, ठीक है, डस्टर को जब हमने वायु में रखा तो यहाँ जो वायु के पार्टिकल्स थे अब इस जगह पर नहीं है। डस्टर की जितनी दूर में डस्टर है उतनी दूर में वायु के जो पार्टिकल हैं या छोटे छोटे जो भी पार्टिकल हैं वो उतनी दूरी में कण नहीं है, मतलब उतनी दूर से कण हट गए हैं, उतनी दूर में क्या है, सिर्फ डस्टर है। तो डस्टर ने क्या किया, अपने आयतन के बराबर स्थान घेरा है। मैं मान लो इस डस्टर को पानी में डुबो देता हूँ, तो इस डस्टर के आयतन के बराबर, मान लो इस डस्टर को मैं पानी में डुबो दूंगा, तो ये जो डस्टर है अपने आयतन के बराबर क्या होगा, अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देगा और उसकी जगह स्वयं आ जाएगा, ठीक है। तो
आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। अब हम ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार कैसे निश्चित होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा ये ठोस है, ये क्या है? ठोस। इससे पहले समझते हैं कि जो ठोस के कण होते हैं ना, एक निश्चित ज्यामिति में या निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। मान लीजिए कोई ठोस है, ये इसका कण है, ये निश्चित ज्यामिति में या निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से एक निश्चित ज्यामिति में या निश्चित व्यवस्था में सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अब चूंकि ठोस के कण स्थिर होते हैं, ये जो कण है जिन कणों से मिलकर बना है, देखो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई पदार्थ था हमारा, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसके प्रत्येक कण क्या होंगे? स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं। जब इसके कण स्थिर होंगे, गति नहीं करेंगे, तो इसका आकार यहाँ जैसे है, इस तरीके से आयत के आकार का है। मान लीजिए आयत के नुमा बना रहे हैं हम इसको। ठीक है, आयत की नुमाइश बनी है, आयत के आकार का है, तो इसका आकार जैसे यहाँ है वैसे हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण जो है गतिशील नहीं है, स्थिर है। जिन कणों से ये मिलकर बना है वो कण स्थिर है, इसलिए इसका आकार हर जगह क्या होगा? समान रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, आयतन की बात करते हैं। आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ये मान लो आयत जो है, यहाँ जितना भी स्थान घेर रहा है एक तरीके से वर्ग बना रहा है। ठीक है, एक वर्ग बना रहा है। अब यहाँ जितना भी स्थान घेर रहा होगा अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर, उतना स्थान हर जगह घेरेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम स्थान घेर रहा है तो कहीं और ज्यादा स्थान घेरेगा। वायु में रख देंगे कुछ और स्थान घेरने लगेगा, जल में रख देंगे कुछ और स्थान घेरने लगेगा, नहीं, अपने आयतन के बराबर ही स्थान घेरता है। इसका मतलब ठोस अवस्था वह होती है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो लिखते हैं पदार्थ की वह अवस्था, क्या लिखेंगे? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसका जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित हो, आकार एवं आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम ठोस अवस्था के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। किसका अध्ययन करेंगे इसके बाद? ठोस के गुण। ठोस के क्या क्या गुण है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ठोस के गुण के बारे में समझते हैं। लिखते हैं ठोस के गुण। ठोस के गुण, ठोस के गुण। तो ठोस का सबसे पहला गुण हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण है आकार एवं आयतन ही। आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन। तो अभी हमने पढ़ा है कि ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है? क्योंकि इसके कण जो होते हैं, ठोस के कण स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं, गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है? क्योंकि इसके कण गतिशील नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इसके आकार में जब कोई नहीं बदलाव होता, जब इसका आकार नहीं बदल रहा है, इसका आकार फिक्स है, तो इसका आयतन भी, इसके द्वारा घेरा गया स्थान भी नियत ही होगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं। ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? निश्चित होता है। ये हो गया आयतन एवं आकार के बारे में। अगला गुण है, उसके बाद दूसरा है घनत्व के बारे में। क्या है? घनत्व। समझते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डी से दिखाते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। डी बराबर क्या होता है? एम बाई बी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, मतलब यम ज्यादा होगा, उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा।
अगर यम ज्यादा हुआ किसी पदार्थ का, उसका डी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा उसका घनत्व भी बढ़ेगा। हम जानते हैं ठोस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव और गैसों की तुलना में ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि ये ज्यादा वजन होता है। इसको अगर हम वेट करेंगे तो इसका द्रव्यमान कुछ ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ठोस पदार्थ की जो द्रव्यमान होता है, ठोस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व भी अधिक होता है। या इस तरीके से कह सकते हैं, ठोस पदार्थ के मैंने बताया कि जो ठोस के कण होते हैं सघन व्यवस्था में या नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब जब ठोस के कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसी कारण से इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, तो इसका घनत्व जो होता है ना पानी से ज्यादा होता है, इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। ठोस में ये लकड़ी उकड़ी आएगा। ठीक है, लकड़ी है, लोहा है, पेन है, पेंसिल है, ये सब ठोस है। तो ठोस का घनत्व क्या होता है, इसके जो कण होते हैं स्थिर होते हैं, सघन व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, इस कारण से इसका घनत्व बहुत उच्च होता है। या कह सकते हो इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व उच्च होता है। क्योंकि इसका घनत्व जब उच्च होता है, ठीक है, तो पानी के घनत्व से इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ठोस पदार्थ को जब हम पानी में डालते हैं तो डूब जाता है। मान लीजिए जस्टर को हम पानी में डालेंगे, डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, अतः इनका घनत्व उच्च होता है, अतः इनका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, अतः इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, घनत्व के बाद बात करते हैं संपीड़ितता की। तीसरा गुण क्या है, संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है, संपीड्यता की बात करते हैं। संपीड़ितता का मतलब होता है, संपीड़ितता का मतलब होता है प्रसारित होना। ठीक है, सब सॉरी, संपीड़ित करना का मतलब होता है इसको सिकोड़ना। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, और विसरण का मतलब होता है प्रसारित करना। ठीक है, तो संपीड़ितता का मतलब अभी मैंने कहा कि जो ठोस के कण होते हैं, ठोस के कण जो होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, और इसके कण स्थिर होते हैं, सघन व्यवस्था में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, सघन कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, या नियमित रूप में कण व्यवस्थित होते हैं। अब आप लोग बताइए या सोचिए, जब इसके कण नियमित रूप से व्यवस्थित है, सघन रूप से व्यवस्थित है, कण स्थिर है, कण गति नहीं कर सकते हैं, कण गति नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे के बहुत पास पास है, तो क्या इनके कणों को हम दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कण गति कर ही नहीं सकते। इस मान लीजिए ठोस है, ठोस है, ये डस्टर है, ठोस है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इसके पार्टिकल सघन रूप से व्यवस्थित है, इसके पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत कम है, या नगण्य है, या शून्य है। ठीक है, बीच की दूरी जो होती है, कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है या शून्य होती है। कणों के बीच की दूरी बहुत कम है या शून्य है, तो क्या हम इसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि कण स्थिर होते हैं, और कणों के बीच, इनके कणों के बीच, ये छोटे छोटे कणों से ऐसे मिलकर बना होगा, तो इसके कणों के बीच जो है दूरी शून्य है, जीरो है, इसलिए इसके कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, तो हम इसे दबा नहीं सकते हैं। अर्थात ये असंपीड्य होते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। मतलब इसके आयतन को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दबाने का मतलब इसके आयतन को या तो कम कर दो या तो बढ़ा दो। भाई खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, दबाएंगे तो दब जाएगा। लेकिन ठोस के कण क्या होती है, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए संपीड़ित नहीं होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये, एक कण ये, एक कण ये, ठीक है, इस तरीके से कण बहुत सारे हैं। अब इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, इसलिए संपीड़ित नहीं होते हैं। ऐसे सोचिए, और कण चूंकि पास पास है, कण चूंकि पास पास है, इसलिए इनके जो, इनके मध्य जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, अभी उसकी भी बात करेंगे। कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उच्च होता है या ज्यादा होता है। कैसे उच्च होता है? मान लीजिए हम है, ठीक है, और हमारा कोई फ्रेंड है हमारे सीट पे बैठा है, हम हमारे फ्रेंड है एक सीट पे बैठे हैं, ठीक है, तो हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। मैं हूँ, यहाँ मेरे बगल में मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है।
ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं हूँ और मेरी क्लास दूसरा कोई क्लासमेट है, ठीक है, जो हमारे सीट पे नहीं बैठा है, हमारे दूसरे सीट पर बैठा है। अब मेरे और उस लड़के के बीच की दूरी, ठीक है, जो दूसरे सीट पर बैठा है वो ज्यादा है, तो मेरे और उस लड़के के बीच की दूरी ज्यादा है, जबकि मेरे फ्रेंड के बीच की दूरी कम है। तो मित्रता किसके मध्य ज्यादा होगी? मेरे और मेरे फ्रेंड के मध्य मित्रता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी बहुत कम है, जबकि उससे मित्रता हमारी बहुत कम होगी। मतलब अंतरा आणविक आकर्षण बल, या कह सकते हो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आकर्षण बल किसके मध्य ज्यादा होगा? मेरे फ्रेंड के मध्य ज्यादा होगा। वो चूंकि तुमसे दूरी पर है, इसलिए उसके मध्य और हमारे मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने कहा कण बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, शून्य होती है। ठीक है, जब कण बहुत पास पास होंगे तो इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत मजबूती से बंधे होंगे, ये बहुत मजबूती से बंधे होंगे, तब इन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये असंपीडित होते हैं, संपीडित, इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कण बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, अर्थात इन्हें दबाकर या फैलाकर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। ठोस के कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है, अतः अतः इन्हें दबाकर इन्हें दबाकर इनके आयतन को इनके आयतन को कम या ज्यादा कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात ये असंपीड्य है, असंपीड्य, असंपीडित होते हैं, असंपीड्य लिख देते हैं, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको संपीडित नहीं किया जा सकता। तो तीन बातें हो गई, आकार एवं आयतन, घनत्व, संपीड्यता। इसके बाद मैंने कहा था हम एक बात और करेंगे, अंतराणविक आकर्षण बल के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला गुण क्या है? चौथा, अंतराणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ये चौथा गुण है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास डस्टर है, डस्टर क्या है? एक प्रकार का डस्टर हमारे पास एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। ठीक है, और ये क्या है? मार्कर, ये मार्कर भी क्या है? एक पदार्थ है। तो मार्कर और डस्टर के मध्य लगने वाला बल नहीं है। ठीक है, ये जो मार्कर है जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उनके कणों अर्थात उनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल है। जैसे मैंने कहा कि हम हमारे फ्रेंड बैठे हैं साथ में, तो हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए हमारे हमारे फ्रेंड के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा, जबकि जो हमारी दूसरी सीट पर लड़का बैठा है उससे उसके और हमारे मध्य में आकर्षण बल कम होगा। ठीक ठीक उसी प्रकार अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जिनके अणु काफी समीप होते हैं, काफी पास पास होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिनके अणु दूर दूर होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल कम लगता है। सिंपल सा है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या? ठोस के कण अत्यंत पास होते हैं, ठोस के कण अत्यंत अत्यंत समीप होते हैं, समीप होते हैं, ठोस के कण अत्यंत समीप होते हैं, अतः इनके अणुओं के मध्य इनके अणुओं के मध्य प्रबल प्रबल आकर्षण, अंतरा आणविक लिख देते, पूरा लिख देते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल
कार्य करता है। कह रहा है ठोस के कण अत्यंत समीप होते हैं, अतः इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठोस का अगर हम कह दे इस तरीके से उनके अणुओं की व्यवस्था को बना सकते हैं। ठीक है, ठोस के कण जो होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं, इस कारण से क्या हो जाता है, उनके अंतराणु, उनके मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम ठोस को बना सकते हैं। अब ठोस के अणु क्या होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, इस कारण से अंतराणुविक आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं विसरण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में विसरण, पांचवी बात कर लेते हैं विसरण के बारे में। विसरण, अब विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब फैल जाना, विसरित हो जाना, ऐसे फैल जाना, जैसे गैस फैलती है ना, पानी को जमीन पे फेंक देते हो तो फैल जाता है, मतलब विसरित हो जाता है। गैस जो है वो चलती रहती है, हवाओं के रूप में छोटे छोटे कण चलते रहते हैं, तो इसका मतलब विसरित हो जाते हैं। लेकिन कोई ठोस विसरित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ठोस के कणों के मध्य अब जो दूरी होती है, ठोस के कणों के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है या नगण्य होती है। ठीक है, बहुत कम या नगण्य होती है, इसकी इसलिए उनके अणुओं के मध्य आकर्षक बल बहुत प्रबल हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से वो स्थिर होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठोस के ठोस के कणों के मध्य, कणों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में हम रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, ठोस के कण स्थिर होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठोस के कण, ठोस के कण स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं, अतः ये विसरित विसरित नहीं होते, अतः ये विसरित नहीं होते हैं। कण स्थिर होते हैं, कण रुके हुए होते हैं, इसलिए विसरित नहीं होते हैं, गति ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोस के बाद द्रव अवस्था के बारे में। कौन सी अवस्था आएगी हमारी, द्रव अवस्था। अगली कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। ठीक है, तो लिखते हैं ठोस के बाद आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था, ठीक है, दो बातें करेंगे, आयतन और आकार के बारे में। आयतन आकार आपने समझा ही है। समझते हैं पानी, द्रव, द्रव मतलब पानी, पानी को लो। ठीक है, एक गिलास में एक पानी लिए, हमने क्या किया, दो काम हमने किया है। किस तरीके से हमने क्या किया, एक गिलास इस तरीके से बनाया, इस तरीके से हमने क्या किया, एक गिलास बनाया। ठीक है, और इस तरीके से हमने एक सुराही बना दिया। लड़कों का आर्ट बहुत खराब होता है, लड़कियों का बहुत अच्छा होता है। हम लोगों से भी सीधी लाइन बनाने के लिए कह दो तो हम लोग सीधी लाइन भी नहीं बना सकते, लड़कियां आर्ट बनाने में एक्सपर्ट होती हैं। तो हमने क्या किया है कि एक ग्लास लिया, ठीक है, इसे ग्लास ही लिखो, लिखो बाल्टी भी लिख सकते हो, और ये क्या है, सुराही, ग्लास और सुराही, या मटका भी कह सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 1 लीटर पानी लिया, क्या लिया, 1 लीटर पानी। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, इसमें भी हमने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, दोनों में पानी की मात्रा है सेम सेम है। ठीक है, 1 लीटर पानी इसमें भी, 1 लीटर पानी इसमें भी। हमने क्या किया, इस पानी को जब इस ग्लास में रखा, या कह सकते हो इस बाल्टी में रखा, ग्लास में 1 लीटर पानी नहीं आएगा, चलो बाल्टी ही मान लेते हैं, ये क्या है, बाल्टी। हमने 1 लीटर पानी को जब बाल्टी में रखा तो क्या हुआ, ये जो पानी है बाल्टी का आकार ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही उस पानी को हमने इस सुराही में रखा तो पानी ने क्या किया है, इस सुराही का आकार ले लिया। इसका मतलब यह है कि पानी का आकार बर्तन के अनुसार बदल रहा है, जिस प्रकार के बर्तन में भी पानी को रखोगे वो उसी का आकार ले ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि द्रव है, जो द्रव होती है उसका आकार बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पानी को जमीन पे फेंक दिया तो पानी जमीन के आकार की हो गई, मतलब अनियमित आकार की हो गई है। तो किसी भी बर्तन में अगर हम पानी को रख देते हैं तो वो उसी का आकार ले लेती है, मतलब इसका आकार लगातार बदल रहा है। ठीक है, इससे सीधा सीधा कह सकते हो जब आकार बदल रहा है
तो जो द्रव है इसका मतलब इसके कण क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, इसके कण कहीं ना कहीं गतिशील होते हैं, क्योंकि कण अगर गतिशील होंगे तभी तो इसका आकार बदलेगा। अगर कल कण गतिशील नहीं होते तो इसका आकार बदलता नहीं, इसका भी आकार क्या होता, ठोस की तरह निश्चित होता। लेकिन इसके कण क्या होते हैं, इसका आकार बदल रहा है, हम बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, और सुराही में रखेंगे तो सुराही के आकार का हो जाएगा। मतलब लगातार आकार इसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब इसके कण स्थिर नहीं होते बल्कि गतिशील होते हैं, कहीं ना कहीं इसके कण गति करते हैं। और किसी भी पदार्थ के कण तभी गतिशील करेंगे जब उनके कणों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी। तो इसके कणों के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ठोस के कणों के मध्य में दूरी नहीं थी, लेकिन द्रव के कणों के बीच में जो है कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ बीच की दूरी पाई जाएगी। जब बीच की दूरी पाई जाएगी तो खुद ही सोच सकते हो, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल भी घट जाएगा। ठीक है, जब दूरी बढ़ जाएगी तो अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा। तो एक गुण तो हमको ऐसे मिल गया अंतरा आणविक आकर्षण बल का, कि ठोस द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, इस कारण से इसका अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। सीधा सीधा है। ठीक है, तो हमने आकार का बात किया। आकार जिस भी हम पानी को क्या कर रहे हैं, जिस भी बर्तन में रख दे रहे हैं उसी का आकार ले रहा है। क्यों, क्योंकि इसके कण गतिशील नहीं होते। क्यों नहीं गतिशील होते, क्योंकि कणों के मध्य में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, इसलिए ये आकर्षण बल से तो बधे होते हैं, लेकिन उतनी आकर्षण बल से नहीं बधे होते हैं जितनी आकर्षण बल से ठोस के कण बधे होते हैं। ठीक है, तो आकार निश्चित नहीं होता, एक बात पता चल गई। दूसरी बात है आयतन। आयतन निश्चित होता है नहीं निश्चित होता है, इसको भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि 1 लीटर पानी को क्या रख दिया, एक बाल्टी में रखा, 1 लीटर पानी को हमने सुराही में रखा। अब यहाँ जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर आयतन ही घेरेगी। 1 लीटर पानी क्या करेगी, 1 लीटर पानी में जो भी द्रव के कण हैं, जितने भी द्रव के कण हैं या पानी के कण हैं, मान लीजिए 1 लीटर पानी में ना 10 लाख, ऐसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में जो द्रव के कणों की संख्या है वो कितनी है, 10 लाख है। तो इसमें भी तो 1 लीटर पानी है, तो पानी के कणों की संख्या भी इसमें भी कितनी होगी, 10 लाख होगी। अब बताइए इसमें से 10 लाख कण जितना स्थान घेरेगा, इसमें भी उतने तो कण है तो उतना स्थान ये भी घेरेगा। मतलब कणों द्वारा घेरा गया स्थान सेम है, इसका मतलब आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। समझ पा रहे हो। हमने कहा कि इस बाल्टी है, बाल्टी में हमने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में मान लीजिए जो पानी के कण हैं उनकी संख्या 10 लाख है। इसमें भी 1 लीटर पानी है तो इसमें भी कणों की संख्या 10 ही लाख होगी। एक कण यहाँ जितना स्थान घेर रहा होगा उतना स्थान यहाँ भी घेर रहा होगा। तो 1 लीटर पानी जितना स्थान यहाँ घेरेगा उतना स्थान यहाँ भी 1 लीटर पानी घेरेगा। इसका मतलब दोनों जगह आयतन फिक्स है। ठीक है, अब वही पानी जमीन पे फेंक दोगे तब भी उतना स्थान घेरेगा, क्योंकि कणों की संख्या दोनों में बराबर होगी। ठीक है, तो लिखते हैं पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, ऐसे लिखते हैं, जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो, परंतु आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, द्रव। द्रव अवस्था क्या होती है, जिसका आकार निश्चित नहीं हो लेकिन आयतन निश्चित हो। ठीक है, इसके गुणों के बारे में बात करते हैं, तो लिखते हैं द्रव के गुण, द्रव के गुण। ठीक है, अब द्रव का पहला गुण क्या है, उसी की तरह हम इसमें भी पहला लिखेंगे आयतन एवं आकार, आकार एवं आयतन लिख लेते हैं, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि द्रव का लिखते हैं, द्रव का अभी हमने पढ़ा है, द्रव का आकार अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित। ठीक है, परंतु आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होता है,
निश्चित होता है। अगली बात हमने किसकी की है? घनत्व के बारे में। अगली बात किसकी की है? घनत्व के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं घनत्व। अब हम एक साइड में क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पानी को देखेंगे, और एक साइड में किसको देखेंगे? पानी मतलब द्रव। ठीक है, एक साइड में हम ठोस को देखेंगे। तो इमेजिन करें ठोस और द्रव में, तो हमने कहा था जब हम किसी भी ठोस को पानी में डालेंगे तो ठोस डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि ठोस का घनत्व कहीं ना कहीं पानी के घनत्व से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। मतलब ठोस का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है और द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो वही बात लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके कणों के मध्य की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, जबकि कणों के मध्य की दूरी जब बढ़ जाएगी, ठीक है, जब कणों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी तो इसका द्रव्यमान भी थोड़ा कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाएगा तो इसके घनत्व में भी कमी आ जाएगी। तो लिखेंगे द्रव द्रव का घनत्व गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा ज्यादा होगा, अपेक्षा अधिक, परंतु ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, द्रव का घनत्व क्या होता है? गैस की अपेक्षा अधिक, परंतु ठोस की अपेक्षा कम होता है। आगे बात करते हैं संपीड़ितता की। तीसरी बात क्या है? संपीड़ितता। संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता। संपीड़ितता का मतलब क्या? संपीड़ितता का मतलब इसको सिकोड़ना, सिकोड़ना। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि चूंकि ठोस के जो कण होते हैं स्थिर होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए संपीड़ित नहीं होते हैं, असंपीड़ित होते हैं। उसी तरीके से द्रव के कण के मध्य तो रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन इसके ये भी द्रव भी जो होता है वो असंपीड्य होता है ठोस की अपेक्षा, ठोस की तरह। ठीक है, थोड़ा बहुत संपीड्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम पानी को ले, एक गिलास में पानी ले लो, ठीक है, उसको दबाओ, पानी को दबाओ, तो पानी को दबाओगे तो क्या होगा? पानी ऊपर चला जाएगा। भाई हमने पानी लिया है एक बोतल में, पानी को हम दबा रहे हैं तो पानी क्या होगा? उसी जगह पर सिमट नहीं जाएगा, पानी के कण सिमट के इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। पानी को दबाओगे तो पानी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसके आयतन में ना कमी हो रही है ना ही वृद्धि। हम दबाएंगे तो उतना स्थान वो खाली कर देगा, खाली कर देगा तो अपने आयतन के बराबर फिर ऊपर स्थान घेरने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से संपीड़ितता का मतलब हो गया कि इसको संपीड़ित करने पर इसके आयतन में कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी आएगी, थोड़े बहुत अंतर मिलेगा ठोस की अपेक्षा, लेकिन ये भी मान सकते हैं कि असंपीड्य होता है। तो लिखेंगे ठोस की तरह, ठोसों की तरह द्रव के कणों को दबाने पर दबाने पर इसके इसके आयतन में कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, या लिख लो बहुत कम, नहीं होती है, छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं होती है, अर्थात ये भी क्या होता है? असंपीड्य। ये भी क्या है? असंपीड्य है। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। तो तीसरी बात हो गई, पहली बात है आकारियों आयतन, दूसरा है घनत्व, तीसरी बात है संपीड्यता। इसके बाद क्या था? अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तीसरी बात हम देखते हैं गुण में अंतरा आणविक आकर्षण बल के बारे में। तीसरा क्या है? अंतरा आणविक आकर्षण। चौथा है अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, क्या है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। हमने कहा ठोस की अपेक्षा द्रव के जो कण होते हैं इनके मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है।
चूंकि द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाएगा, मतलब इनके कणों के बीच की दूरी थोड़ी अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा, इनके कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल तो प्रबल होगा लेकिन ठोस की अपेक्षा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इनके कणों के मध्य की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिस कारण से इसका आकार भी बदल जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के मध्य आणविक आकर्षण बल कम, परंतु गैस की अपेक्षा अधिक होता है। गैस की अपेक्षा अधिक होता है, गैस की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अभी बताया जाएगा गैस के कण जो होते हैं ना द्रव से भी ज्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसलिए इससे अधिक होता है गैस से, लेकिन ठोस से कम होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं विसरण के बारे में। पांचवी बात क्या है? विसरण। क्या है? विसरण। विसरण का मतलब क्या है? विसरण का मतलब फैल जाना। तो आप लोग जानते ही हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके कणों के मध्य के बीच की दूरी पाई जाती है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि द्रव के कण विसरित होते हैं। ठीक है, द्रव विसरित होता है क्योंकि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द्रव में विसरण या फैलाव पाया जाता है, होता है लिख देते हैं, होता है। ठीक है, द्रव में विसरण या फैलाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके कण स्थिर नहीं होते, इनके कण स्थिर नहीं होते। ठीक है, इनके कण क्या होते हैं? स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए ये विसरण पाया जाता है। आगे बात करते हैं छठवीं बात। बात करते हैं सयानता की। सयानता। ठीक है, सयानता का मतलब एक तरीके से घर्षण है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, ठोस और ठोस के मध्य। ठीक है, ठोस और ठोस के मध्य हम इसको घर्षण के रूप में समझते हैं, लेकिन द्रव और द्रव के मध्य में घर्षण की प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम सयानता कहते हैं। सयानता का मतलब है द्रव और द्रव के परतों के मध्य उत्पन्न घर्षण। मान लीजिए द्रव की एक परत ये है, ये दूसरी परत है, तो इस परत और इस परत के मध्य जो भी घर्षण पाया जाएगा उसी को हम सयानता कह देंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? सयानता। तो द्रव में जो होती है सयानता का गुण पाया जाता है। द्रव में सयानता का गुण पाया जाता है। ठीक है, देखिए पानी को हम जमीन पर अगर फेंकते हैं तो पानी क्या होती है? गति करती है, गति करती जाती है, कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि द्रव की परतों के मध्य क्या हो रहा है? द्रव की परत जो है गतिशील हो रही है और नीचे जो जमीन है वो क्या है, कह सकते हैं वो स्थिर है। ठीक है, तो द्रव की परतों के मध्य क्या होने लगता है? घर्षण होने लगता है, जिस कारण से वो रुक जाती है। ठीक है, तो द्रव की सयानता कम होती है, ऐसे लिख देते हैं। क्योंकि द्रव बहुत तेजी से नहीं बहता हर जगह, सयानता कम होती है। लिखते हैं सयानता कम होती है। ठीक है, कम होती है। आगे ये हो गया द्रव। द्रव अवस्था के बाद क्या करेंगे हम? गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? गैसीय अवस्था। ठीक है, तीसरी क्या है? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? द्रव के कणों से बहुत दूर दूर होते हैं। क्योंकि गैस के कण जब बहुत दूर दूर होते हैं तो गैस के कण स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि इनके मध्य ये बहुत ज्यादा दूरी पर होंगे। ठीक है, इनके
कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा बहुत अधिक होता है, इसलिए कणों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, आकर्षण बल जो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल वो नगण्य होता है। इस कारण से चूंकि ये गतिशील होंगे, कण के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, तो इनका आकार हर जगह बदलता रहता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता। आयतन, आयतन का मतलब स्थान गिरने की क्षमता, आयतन का मतलब स्थान घेरने की क्षमता। अब क्योंकि कण गतिशील है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कणों के मध्य में कोई भी रिक्त स्थान, कणों के मध्य में कणों के मध्य में कोई भी आकर्षण कार्य नहीं कर रहा है, तो इनके द्वारा घेरे गया जो आयतन होता है ना, वो निश्चित नहीं होता, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? कहीं कणों की संख्या कुछ अलग होती है, कहीं कणों की संख्या कुछ अलग होती है। ठीक है, कणों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। मान लीजिए जैसे हमने कहा उस तरीके से हम फिर समझा रहे हैं। इस बार हमने क्या किया है, खाली ग्लास लिया है, खाली गिलास में क्या होगा, पूरा वायु भरा होगा, या कह सकते हो गैस के कण भरे होंगे, और फिर हमने क्या किया, सुराही ले लिया। क्या लिया है? सुराही। ठीक है, हमने क्या किया, दो काम किया है, एक हमने बाल्टी लिया है और एक हमने सुराही लिया है, इसमें भी गैस के कण भरे होंगे। अब आप लोग सोचिए, अगर हम इसमें 10 गैस के कण ले रहे हैं, कितने हैं, दो दो चार दो छह दो आठ 10 गैस के कण हैं, 10 कण हैं, गैस के कितने कण हैं, 10। वो 10 गैस के कण इस पूरी बाल्टी में भरे हुए हैं। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ तक भरे हुए हैं, यहाँ तक 10 गैस के कण भरे हुए हैं। ठीक है, पूरी बाल्टी में नहीं भरे हुए हैं। लेकिन अगर फिर हम उन्हीं 10 कणों को इस सुराही में डालेंगे, तो वो 10 कण, 2 4 6 7 8 9 10, वो 10 कण क्या होंगे, पूरी सुराही में घूमेंगे, पूरी सुराही में घूमेंगे। अब बताओ, यहाँ कण इतना स्थान घेर रहा है, यहाँ कण इतना स्थान घेर रहा है, तो कणों द्वारा घेरा गया स्थान निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके कण गतिशील होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। लिखते हैं, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार अनिश्चित, आयतन एवं आकार अनिश्चित हो, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था कहलाती है? गैसीय अवस्था। अब इसके भी गुण देख लेते हैं, गैसों के गुण। गैसों, क्या लिख रहा हूँ, गैसों गैसों के गुण। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या आएगा इसमें, सबसे पहला गुण आएगा आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है, आकार एवं आयतन। गैसों के गुण में सबसे पहला गुण क्या है, आकार एवं आयतन। तो हम साफ साफ जानते हैं कि इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। लिख देंगे दोनों अनिश्चित, लिखते हैं ऐसे, आकार एवं आयतन अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इसके आकार एवं आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अगली बात करते हैं दूसरी, नंबर 2। दूसरा क्या है, घनत्व के बारे में। इसका घनत्व क्या होगा, गैस का घनत्व क्या होगा, बहुत कम हो गया, नगण्य होता है। ठीक है, गैसों का घनत्व, गैसों का घनत्व बहुत कम, बहुत कम या नगण्य होता है, या नगण्य होता है। ठीक है, इसका कोई घनत्व तो नहीं होगा, बहुत कम होगा। अगली बात करते हैं संपीड्यता की, तीसरी बात, संपीड्यता। ठीक है, अब संपीडिता की बात करते हैं, तो संपीडिता क्या होगा, संपीडिता मतलब इसको क्या करना, कंप्रेस कर देना, संपीडित कर देना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये गैस के बहुत छोटे छोटे कण हैं, इतनी दूरी तक फैले हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कण बहुत दूरी तक फैले हुए हैं और कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, और कणों के मध्य में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि कणों के मध्य की दूरी ज्यादा होती है। अब ना ही कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है, ना ही कण स्थिर है। ठीक है, और कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, संपीडित
कर सकते हैं, आसानी से इसको हम दबा सकते हैं, इसके कणों को आसानी से पास में ला सकते हैं। ठीक है, आपके घरों में या सभी के घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है। ठीक है, उसमें गैसें भरी जाती हैं, उसमें गैस मेथेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। तो गैस के जो कण होते हैं ना, उसको कंप्रेस करके उसमें डाला जाता है। इसका मतलब क्या है कि गैसों को हम संपीड़ित कर सकते हैं। लिखते हैं कि गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, किया जा आसानी से संपीड़ित करके आयतन इसके आयतन को कम या ज्यादा को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, गैसों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से संपीड़ित करके इसके आयतन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए इस घर में या ऐसे ही बहुत इस पूरे घर में या एक कमरा है, कमरे में पूरा गैस भरा है। ठीक है, अब गैस के बहुत सारे कण भी हो सकते हैं, बहुत सारे गैस के कण हैं। अब चूंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, अब उन सारे कणों को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके संपीड़ित करके वो जो पूरे कमरे का गैस है उसे हम संपीड़ित करके क्या कर सकते हैं, किसी एक छोटे से बॉटल में भर सकते हैं, किसी एक छोटे से डब्बे में भर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके आयतन को हम कम कर सकते हैं। अभी उसका आयतन क्या है, कमरे कमरे के बराबर, क्योंकि वो गैस जो है पूरे कमरे में फैला है। इसका मतलब वो कितना स्थान घेर रहा है, पूरे कमरे के आयतन के बराबर। अब जब हम उस गैस को डब्बे में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो आयतन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके आयतन को हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। संपीड़िता के बाद क्या थी, चौथी बात, अंतराणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। हमने कहा कि जो गैस के कण होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, क्योंकि गैस के कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इनके कणों के मध्य में कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगर गैस के कणों के मध्य में बल कार्य करता है ना, मान लीजिए गैस का ये कण है, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां, ये गैस के कण, इस गैस के कण और इस गैस के कणों के मध्य कोई बल ऐसे कार्य करता, सभी गैसों के कणों के मध्य बल कार्य करता, तो गैस के कणों को हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि जब गैस के कणों को हम अलग नहीं कर सकते ना, तो अगर हम चलते तो गैस के कण हमसे टकराते तो हमें चोट लगती। ठीक ठीक है, क्यों चोट लगती, क्योंकि गैस के कण आपस में जुड़े हुए हैं। तो गैस के हजारों कण या गैस के कणों का ग्रुप आके हमसे टकराता तो हमें चोट लग जाती। अब क्या होता है कि गैस के कणों के मध्य में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, इसलिए जो भी गैसें हमसे आती है ना, वो ऐसे टकरा के बगल से निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है एक कण आएगा टकराएगा निकल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनके मध्य में आकर्षण बल पाया जाता, ठीक है, और ये कण अलग नहीं होते, ये कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनके मध्य में जो भी इनके कण हैं एक दूसरे के समीप होते हैं और इनके मध्य में आकर्षण बल पाया जाता, तो क्या होता, हम गैसों का कण जब हम लोगों से टकराता है, किसी भी मनुष्य से टकराता तो उसे चोट लग जाता। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। लिखते हैं गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान अत्यधिक होने अत्यधिक होने के कारण के कारण उनके कणों के मध्य उनके कणों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई चौथी बात। आगे हम बात करेंगे इसके बाद विसरण के बारे में। विसरण का मतलब क्या, फैल जाना। और हम जानते हैं कि गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं, इनके मध्य में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए गैस के कण आसानी से विसरित हो जाते हैं। पांचवी बात है विसरण। ठीक है, क्या है विसरण।
विसरण। लिखते हैं गैस के कण आसानी से विसरित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। गैस के कण, कणों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त स्थान अधिक होने से, अधिक होने के कारण इसके कण आसानी से, आसानी से विसरित हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, ठीक है। कणों के मध्य में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इसके कण आसानी से विसरित हो जाते हैं। एक और बात, गैस के कण चूंकि है, जितने भी गैस के कण हैं वो गति करते हैं, ऐसे गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं हवाओं के द्वारा या वैसे भी, ठीक है। गैस के कण गति करते रहते हैं, अर्थात गैस के कणों के मध्य कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अगली बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा, छठवीं बात, ठीक है। तो गैस के कणों के मध्य कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। गैस के कण, गैस के कण निरंतर, निरंतर, गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात, अर्थात गैस के कणों के मध्य, कणों के मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हमने क्या बात किया? द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस ये पढ़ा है, और इनके लक्षणों के बारे में या गुणों के बारे में समझा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहने दे रहे हैं पार्ट 1 में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण अपने अगले पार्ट में, ठीक है। धन्यवाद।